हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉसबी जो एनक्लेक्स है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस। तो हमने जैसे शुरू किया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो जो मॉसबी एनक्लेक्स है उसमें जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। मतलब न्यूरो के भी क्वेश्चंस हैं और स्केलेटल सिस्टम के भी हैं साथ में, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, a nurse is planning to transfer a client who is experiencing pain from the bed to the chair. Place the following steps in the order in which they should be implemented. ठीक है, एक नर्स है, वो एक पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रही है बेड से चेयर के ऊपर, और उस पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो हमने जो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं उनको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना कि कौन सा काम हम पहले करेंगे और कौन सा काम हम बाद में करेंगे। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसफ़र। वेरीफाई, सेकंड जो ऑप्शन है, वेरीफाई द क्लाइंट एक्टिविटी ऑर्डर। एंश्योर दैट द व्हील्स ऑन द बेड आर लॉक्ड। फोर्थ है हमारे पास, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट मे इम्पैक्ट द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र। फिफ्थ है हमारे पास, पोजिशन द क्लाइंट इन फंक्शनल बॉडी अलाइनमेंट बिफोर ट्रांसफरिंग। जो हमारी ऑप्शन नंबर 1 है उसका मतलब है कि हम क्या एक्सप्लेन करेंगे स्टेप्स जो ट्रांसफ़र के हैं पेशेंट को। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब है कि हमें क्या है, पता होना चाहिए कि हम नीड एंश्योर करेंगे कि क्या ऑर्डर है पेशेंट का बेड से चेयर में ट्रांसफ़र करने का। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, हम एंश्योर करेंगे कि जो बेड के व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो क्या हैं, लॉक्ड हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसका मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स दैट में इम्पैक्ट द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र, कि ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या है, अफेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की एबिलिटी ट्रांसफ़र के टाइम, ठीक है। फिफ्थ जो ऑप्शन है हमारे पास उसका मतलब है कि हमने पेशेंट को एक फंक्शनल बॉडी अलाइनमेंट में लेके आना है ट्रांसफ़र करने से पहले। तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक क्राइटेरिया है पेशेंट को बेड से चेयर तक ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद हम क्या है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, क्योंकि हम उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं ट्रांसफ़र के टाइम हमें, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को सारे स्टेप्स जो कि ट्रांसफ़र के हैं, ठीक है। स्टेप्स एक्सप्लेन करने के बाद हम इंश्योर करेंगे कि बेड के जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो क्या हैं, लॉक्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 5th ऑप्शन के साथ कि पेशेंट को क्या है, खड़ा करेंगे या किसी एक फंक्शनल बॉडी अलाइनमेंट में लेके आएंगे, बिठाएंगे बेड पे, ताकि हम उसको क्या है, ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2, 4, 1, 3, 5। ये इसका क्या है, एक्यूरेट क्या है, वो है ऑर्डर लगाने का, ठीक है। स्टेप्स कि कौन सा स्टेप हम पहले करेंगे, कौन सा स्टेप हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अ नर्स आइडेंटिफाई विच क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस इन द क्लाइंट अंडर स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा फैक्टर जो है नर्स क्या है आइडेंटिफाई करेगी जिससे ये पता चलेगा कि पैरासिम्पैथेटिक क्या है, एक्टिवेट हो गया उस पेशेंट की बॉडी में। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, कि पेशेंट को कब्ज हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 है कि उसको गूज बम्प्स आ रहे हैं, ठीक है, गूज बम्प्स आए हैं उसकी बॉडी पे। ऑप्शन नंबर 3 है एक्सेस एपिनेफ्रिन सिक्रीशन, कि बॉडी में क्या है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा है। या 4th है इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, कि जीआई जो ट्रैक है उसमें जो सिक्रीशंस हैं वो क्या है, ज़्यादा फॉर्म हो रही हैं। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो क्या है, बॉडी में क्या है, सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल बॉडी की जो भी सिक्रीशंस हैं, सब कुछ हैं, वो क्या है, स्लाइवा फॉर्मेशन कुछ भी है, यूरिन फॉर्मेशन, वो सब क्या है, बंद हो जाता है, ठीक है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो क्या है, काम करता है हमारे रेस्ट और डाइजेशन में। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
During an annual physical assessment, a client report not being able to smell coffee and most food. Which cranial nerve function should be nurse assess? कि एक पेशेंट है तो उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें वो क्या लिखा हुआ है कि वो क्या कॉफ़ी को स्मेल नहीं कर सकता है या कोई और फूड को क्या स्मेल नहीं कर पा रहा है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन क्या है, ऑल्टर्ड हुआ है, कौन सी अफेक्टेड है। ठीक है, कौन सा असेस कर रहे हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट क्रेनियल नर्व यानी कि ऑल्फैक्टरी। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास सेकंड क्रेनियल नर्व यानी कि ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन नंबर 3 क्रेनियल नर्व 10 जो कि है वेगस नर्व है। या ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास क्रेनियल नर्व 7 जो कि है फेशियल नर्व। तो हमें ऑल्फैक्शन का जो काम है वो ऑल्फैक्टरी का है ऑब्वियसली, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ कि वो अफेक्टेड है, इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या है, कॉफ़ी की स्मेल नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया। एक पेशेंट है हेमीप्लेजिया वाला, उसको क्या है नर्स आइडेंटिफाई करना उसने, तो कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर देखेगी वो पेशेंट में। फर्स्ट है पैरालिसिस ऑफ बोथ दी एक्सट्रीमिटीज़। पैरालिसिस वीकनेस होता है कि जो दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनमें वीकनेस होगी है। ऑप्शन नंबर 2 है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, कि जो उसकी एक साइड है बॉडी की उसमें क्या है पैरालिसिस डेवलप हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कि पैरालिसिस हो गया है दोनों निचली टांगों का, ठीक है, पैरालाइज्ड हो गई हो। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कि वीकनेस हुई है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की भी और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो हेमीप्लेजिया, तो हेमी मतलब हाफ, तो हाफ बॉडी के पैरालिसिस को हम बोलते हैं हेमीप्लेजिया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमें बता रहा है एक्यूरेटली कि पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी है, वो क्या क्लिनिकल इंडिकेटर है हेमीप्लेजिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब, द स्कूल नर्स इज़ अटेंडिंग टू अ स्टूडेंट एथलीट who reports muscle pain after a practice session. What should the nurse identify as a cause of this pain when providing instruction to the student? एक स्कूल नर्स हेल्थ नर्स है, तो क्या स्टूडेंट एक एथलीट है, उसकी रिपोर्ट सुन रही है और वो मुझे बोल रहा है स्टूडेंट कि मुझे ना मसल में पेन हो रहा है। ठीक है, उसने अपनी प्रैक्टिस की, एथलीट है, स्पोर्ट्स उसने खेला होगा, उसको अपनी प्रैक्टिस के बाद उस मसल्स में पेन फील हो रहा है। तो नर्स उसको क्या एक्सप्लेन करेगी कि पेन होने का क्या रीज़न है, क्या इंस्ट्रक्शन देगी उसको। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लैक्टिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है ब्यूट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एसिटोएसिटिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो क्या फॉर्म होता है मसल के वर्क के बाद। ठीक है, जैसे ही पर्सन क्या है रिलैक्स करता है तो उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है बना हुआ वो क्या है रेस्ट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में चेंज हो जाता है और पर्सन को क्या है एनर्जी मिल जाती है। और जो हमारा ब्यूट्रिक एसिड है वो क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है फैटी एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है फीकल मैटर में, यूरिन में या पसीने में। थर्ड ऑप्शन जो थी एसिटोएसिटिक एसिड, वो क्या है वो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या कीटोन बॉडी है जो कि रिजल्ट होती है इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, जब फैटी एसिड की क्या है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसकी वजह से क्या है एसिटोएसिटिक फॉर्म होता है। और सभी जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये तो स्टमक में प्रेजेंट होने वाला क्या है डाइजेस्टिव के प्रोसेस में हेल्प करने वाला एसिड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लाइंट who had an open reduction and internal fixation of a fractured ankle is being discharged. Which behavior indicate
द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन अबाउट द यूज़ ऑफ क्रचेज़। ठीक है, एक क्लाइंट है, उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, ORIF हुआ उसका, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। उसको क्या था, फ्रैक्चर्ड एंकल था, वहाँ की सर्जरी हुई है और अब वो क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट। तो हम उसकी कौन सी बात, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, उसको क्रच का यूज़ करना पड़ेगा। अब उस पेशेंट की कौन सी बात हमने क्या रॉन्ग वाली बात बतानी है, क्यों क्या गलत बोल रहा है जो क्रच का यूज़ करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है एडवांसिंग बोथ क्रचेस विद द वीकर लेग, कि मतलब जो दोनों क्रच हैं उनको क्या है, जो वीक वाली लेग है उसके साथ साथ क्या है, मूव करना है। सेकंड ऑप्शन है लीनिंग एक्जिला ऑन द क्रचेस टू सपोर्ट द बॉडी वेट। ठीक है, अपनी बॉडी का वेट हम क्या है पूरा एक्जिला पे डाल देंगे और क्रच को क्या है एक्जिला के नीचे प्लेस करेंगे ताकि सपोर्ट मिल सके। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफरिंग द क्रचेस इनटू वन हैंड व्हेन सिटिंग इन अ चेयर, कि जो क्रच है उनको एक हाथ के साइड रख देना है जब हम चेयर पे बैठेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास मूविंग द क्रचेस बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर। ठीक है, जब हम नीचे को सीढ़ी उतरेंगे तो क्रच को पहले मूव करना है एज़ कम्पेयर टू लेग मूव करने से पहले। तो सारी ऑप्शन बाकी सही हैं, सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, पूरा वेट एक्जिला पे डालेंगे तो वहाँ की जो नर्व्स हैं वो क्या है अफेक्ट हो जाएंगी, तो पेशेंट को क्या है पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। तो वो क्या है गलत ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन कंप्लीटिंग अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट द नर्स डिटरमाइन दैट अ क्लाइंट हैज़ पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट विच फाइंडिंग द नर्सिस कंक्लूजन। क्वेश्चन का मतलब है कि एक नर्स है वो क्या न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रही है और जब उसने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म की तो पेशेंट का जो टेस्ट है रोमबर्ग टेस्ट वो क्या है पॉजिटिव आया। तो हमने वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो कि नर्स के मतलब असेसमेंट को क्या है कंक्लूड कर रही है ना। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि रोमबर्ग पॉजिटिव टेस्ट होता क्या है ना। जब भी कोई पर्सन क्या है अपनी आइज़ बंद करता है, ठीक है, और अपना बैलेंस लॉस्ट कर देता है, उसको हम क्या बोल देंगे, रोमबर्ग टेस्ट क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जिनमें सेंसरी लॉस हो चुका होता है पर्सन में, उनमें ऐसा होता है क्योंकि बॉडी का जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो काम नहीं कर रहा होता है। और प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर मैं अगर बोलूँगी कि नाक को टच करो तो मैं अपना नाक को टच कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जो सेंसेशन है वो क्या है अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, बट जिन पर्सन में रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आता है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या अपना बैलेंस लॉस्ट कर देते हैं एकदम से गिर जाने पे। तो देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास इनेबिलिटी टू स्टैंड विद फीट टुगेदर व्हेन आइज आर क्लोज। ठीक है, कि पर्सन क्या है अपने दोनों पैरों को इकट्ठा करके खड़ा नहीं हो सकता जब उसकी आंखें बंद हो। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास फैनिंग ऑफ द टोज़ व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज़ फर्मली स्ट्रोक। ठीक है, कि हम पैर की तलवे पे हल्की सी स्ट्रोक करेंगे तो जो फिंगर्स हैं उनमें क्या फैनिंग होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास डायलेशन ऑफ पीपल व्हेन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो हमारे प्यूपिल हैं वो क्या है डायलेट हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास मूवमेंट ऑफ द आइज़ टुवर्ड द अपोजिट साइड व्हेन हेड इज़ टर्न। ठीक है, आइज़ की जो मूवमेंट है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है जब पर्सन कोई क्या है अपने हेड को मूव कर रहा है। तो इसकी सही जो आंसर है हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैंने बताया कि पर्सन क्या है अपने बैलेंस को लॉस कर देता है, अपने दोनों पैरों को इकट्ठा जोड़ के वो खड़ा नहीं हो पा रहा है जब उसकी आंखें क्या है क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हेड इंजरी दैट मे हैव इन्वॉल्व द मेडुला द नर्स बेसिस असेसमेंट ऑन द नॉलेज दैट मेडुला कंट्रोल अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक पेशेंट है हेड इंजरी का, तो हमें सस्पेक्टेड है उसका क्या मेडुला क्या है इंजर्ड हो गया है। तो जब बेसिक असेसमेंट हम कर रहे हैं तो नर्स को क्या नॉलेज होना चाहिए कि मेडुला हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है। जो भी सारी ऑप्शंस क्या है अप्लाई होती हैं उनको क्या है हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ब्रीदिंग।
ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास पल्स रेट। ऑप्शन नंबर 3 है फैट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर 4 है ब्लड वेसल डायमीटर। ऑप्शन नंबर 5 है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमें पता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है, तो मेन वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो हमारे वाइटल्स फंक्शंस हैं जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर बीपी रेगुलेशन, ये सारे क्या है मेडुला के फंक्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है ब्रीदिंग, सही है। ऑप्शन नंबर 2 पल्स रेट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास फैट का मेटाबॉलिज्म, ये सही नहीं है। जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, डाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास ब्लड वेसल का डायमीटर, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल का डायमीटर है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, बीपी रेगुलेशन के लिए जो डायमीटर है वो क्या चेंज होता है, तो ये भी सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 5 है हमारे पास कि टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। तो जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम है वो क्या है, हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो ये क्या है, गलत है। तो हमारे पास सही आंसर है इसका 1, 2 एंड 4। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू। पर्सन क्या है, अपने